नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में डीसी जनरेटर का वर्गीकरण चल रहा है। डीसी जनरेटर के वर्गीकरण में डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जब ईएमएफ उत्पन्न होता है फैराडे के नियमानुसार, उस ईएमएफ को बाहर कैसे प्राप्त करेंगे, इस विधियों का वर्गीकरण बाहर कैसे प्राप्त करेंगे, इनके विधियों का वर्णन चल रहा था। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो ही विधियां होती हैं भार को प्राप्त करने के लिए, एक तो होती है स्लिप रिंग और दूसरी होती है स्प्लिट रिंग अर्थात कम्यूटेटर विधियां होती हैं। आपको कल इससे पिछली वीडियो में पढ़ा दिया कि स्लिप रिंग से ईएमएफ को कैसे प्राप्त करेंगे, स्लिप रिंग को कैसे संयोजित करेंगे, स्लिप रिंग किस धातु से बनी होती है, कैसे कार्य करती है, किस प्रकार का ईएमएफ आउटपुट में प्रदान करती है, ये सब बातों का वर्गीकरण पिछली वीडियो में कर लिया। और दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन में या मशीन में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है। आर्मेचर में उत्पन्न एसी को यदि बाहर एसी के रूप में प्रदान करना होता है, एसी के रूप में प्राप्त करना होता है, तो स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात दूसरी परिभाषा आती है कि जब एक घूमने वाले भाग से स्थिर भाग में जब शक्ति का स्थानांतरण करना होता है, पावर ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज उस स्लिप रिंग को तोड़कर दो भागों में बांटेंगे। याद रखना, उस स्लिप रिंग को तोड़कर दो भागों में बांटेंगे और फिर उसका प्रयोग करेंगे ताकि देखते कि अपने को मिलता क्या है और उस पुर्जे का निर्माण क्या होता है, उसके बारे में देखें दोस्तों। तो चलिए करते शुरू। आज पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जब ईएमएफ उत्पन्न होता है, उस ईएमएफ को बाहर प्राप्त करने की दूसरी विधि कौन सी होती है, जिसका नाम है बाई स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग विभक्त वलय, इसको खंडित वलय के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन आता है कि खंडित वलय क्या होता है। अब खंडित वलय खंडित करना, तोड़ना, याद रखना। खंडित वलय, विभक्त वलय, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, तोड़ना, भागों में बांटना, अलग अलग करना, विभक्त करना, दो भागों में बांटने, खंडित का मतलब तोड़ना। अब ये बात आती है कि तोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको तोड़ के पूरा चकना चूर कर दिया। मतलब आपको मैंने कल बताया कि ये स्प्लिटिंग आती है। देखो, ये जैसे ये स्प्लिटिंग ले लिया आप लोगों ने, मैंने बताया स्प्लिटिंग किसकी होती है, तांबे या ब्रास की बनी होती है, ठीक है ना, तांबे या पीतल की बनी होती है, जो एक गोल रिंग के आकार की होती है। एक लूप के लिए दो स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे। एक कॉइल है, एक कॉइल के दो सिरे होंगे। यदि एक जनरेटर के आर्मेचर में एक ही कॉइल है तो दो स्लिप रिंग, दो कॉइल है तो चार स्लिप रिंग, 6 कॉइल है तो 12 स्लिप रिंग, 8 कॉइल है तो 16 स्लिप रिंग, मतलब दुगुनी स्लिप रिंग प्रयोग किए जाते हैं। अब क्या करेंगे, इस स्लिप रिंग को तोड़ेंगे ऐसे और ये काट दिया दो भागों में। अब कितने भाग हो गए अपने पास, दो भाग हो गए, मतलब एक स्लिप रिंग को काट कर दो भागों में करेंगे। ठीक है, दो भागों में करें, एक भाग ये, एक भाग ये। अब क्या कहेंगे, एक स्लिप रिंग को दो भागों में बांटा, तो एक आर्मेचर पर माना कि एक ही कॉइल प्रयोग करते हैं, अर्थात एक ही लूप प्रयोग किया गया है। तो एक लूप मान लो, एक कॉइल मान लो, सिरे कितने इसके, दो सिरे हो गए। दोनों सिरों पर एक एक स्लिप रिंग, ये स्प्लिट रिंग लगा देंगे। मुझे एक स्लिप रिंग को दो भागों में बांटा, स्प्लिट रिंग लगा देंगे, एक सिरे पर ये लगा देंगे, एक सिरे पर ये लगा देंगे, शाफ्ट के ऊपर स्थिर कर देंगे। तो फिर उससे क्या होगा कि अब ये स्प्लिट रिंग कार्य क्या करेगी, अपने को देगी क्या। तो ये कह सकते हैं, स्प्लिट रिंग की परिभाषा क्या लिखेंगे कि एक स्लिप रिंग को दो भागों में बांट दिया जाए तो वह स्प्लिट रिंग कहलाती है। याद रखना बात, एक स्लिप रिंग को दो भागों में बांट दिया जाए तो वह स्प्लिट रिंग कहलाती है। यह विद्युत यांत्रिक युक्ति होती है। क्या ये क्या है, वैद्युतिक यांत्रिक युक्ति होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिक डिवाइस होती है। परिभाषा क्या है कि एक स्लिप रिंग को दो भागों में बांटेंगे, एक भाग ये और एक भाग ये स्प्लिट रिंग बन गया और ये स्प्लिट रिंग बन गया। दो स्प्लिट रिंग, एक विभक्त मतलब एक स्लिप, वलय का मतलब रिंग, वलय का मतलब होता है रिंग, विभक्त का मतलब रिंग को दो भागों में बांटकर बनाया गया पुर्जा। ये थी बात इसकी। अब कार्य क्या करता है, कैसे काम करता है, वो देखते हैं। अब देखो, अब ये होता कि आपको मैंने कल भी बताया था, आज देख लो कि ये एक जनरेटर का एक पोल ले लिया, एन पोल लिया, और ये एस पोल ले लिया। गौर से मैं कल बताया वो बताऊंगा। और एक ले लिया आर्मेचर लूप, आप लोगों ने क्या लिया, आर्मेचर लूप ले लिया आप लोगों ने, ये ले लिया आर्मेचर। माना कि एक कॉइल ले लिया, आपको जो जो पढ़ाया गया उसके बारे में बताता हूं। देखो आपको मैं, ये क्या होगा, एक कॉइल का डीसी जनरेटर हो गया। चुंबकीय फ्लक्स कहां होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स एन से एस की और चुंबकीय फ्लक्स हो गई, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी दिशा। अब देखो आगे क्या करते हैं,
इस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में फैराडे के नियमानुसार, एक तो ये देखो कि ईएमएफ कब उत्पन्न होगा, मैंने आपको बताया था कि एक लूप के दो सिरे होंगे, ठीक है, एक लूप के दो सिरे, एक सिरा तो ये ए और बी और सी और डी। जो सिरा एन पोल के लंबवत रहेगा उसमें विद्युत वाहक बल का मान सबसे अधिक रहेगा, और जो सिरा एस पोल के लंबवत रहेगा मतलब कि संपर्क में रहेगा उसमें ईएमएफ का मान शून्य रहेगा। दो बातें आ गई अपने पास, ये आपको मैंने पहले पढ़ा कि क्यों होगा। अब मैं आपको फिर से बताता हूं, जैसे ये ऐसे है, पहले ऐसे होता है, एक सिरा ये ए बी भाग, मैं आपको फिर बताता हूं, देखो ये ऐसे है ना, ये पहले ऐसे है, ये ऐसे, ये ए बी भाग, ये सी डी भाग, ए बी भाग घूमेगा, ऐसे घूमेगा, देखो घूमेगा तो ये कहाँ आएगा, एन पोल के संपर्क में आएगा। अब 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है, ये 180 डिग्री पे, 0 डिग्री पे घूमेगा, देखो यहां से घूमेगा, ये एस पोल के संपर्क में आएगा ऐसे। जो जो इसके संपर्क में आते जाएगा, मतलब कि 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 90 डिग्री तक आएगा, उसके लंबवत आ जाएगा, ये आएगा नहीं लंबवत, तो फिर क्या होगा, इसमें ईएमएफ का मान सबसे अधिक होगा। कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये सिंबल ले लिया, ये 0 डिग्री पे ये भाग है, कौन सा भाग, 0 डिग्री पे ये भाग है। अब 0 डिग्री से आगे इसको घुमाएंगे ऐसे, तो चुंबकीय बल रेखाएं इसको काटना शुरू कर देंगी, ये भाग चुंबकीय बल रेखाओं को काटना शुरू कर देगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। लेकिन कितना होगा, ये 0 डिग्री से शुरू होगा, तो जो जो डिग्री बढ़ेगी ईएमएफ का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे ये बढ़ गया। और ये जैसे यहाँ पे आ गया 90 डिग्री पे ये भाग, तो यहाँ पे ईएमएफ का मान सबसे अधिक हो गया। फिर यही भाग वापस घूमेगा ऐसे धीरे धीरे, तो 90 डिग्री से आगे 91 92 93 जो भी डिग्री आएंगी, तो धीरे धीरे भाग घूमता घूमता ऐसे आएगा, तो इस भाग में ईएमएफ का मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और ये धीरे धीरे यहाँ से कम हो गया। फिर ये भाग देखो, ये पहले 0 डिग्री पे था, अब आ गया 180 डिग्री पे, ये भाग 180 पे आ गया ना, 180 पे आ गया, इसमें ईएमएफ का मान 0 हो गया, मतलब अब पहुंच गया ये भाग 180 डिग्री पे। एक लूप की बात कर रहे हैं, एक सिरे की, ठीक है। अब ये सिरा वापस घूम के इधर जाएगा, और ये सिरा दूसरे सिरे में जब माइनस सिरा था ना ये पहले से, इसमें ईएमएफ का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो फिर क्या होगा, विपरीत दिशा में ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा ये, तो एक सिरा एक चक्कर पूरा कर लेगा तो एसी प्राप्त हो जाएगी आपको, रेस्पेक्ट टू टाइम। यदि आपको यदि रोटेशन तरीके से, ठीक है ना, घूमेगा तो आपको एसी मिल जाएगी। ये मैं आपको बताने वाला था। अब इसमें विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार ज्ञात करेंगे। ये भी आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था कि ये सिरा इसमें विद्युत वाहक बल का मान सबसे अधिक है। तो अब इसमें देखो, अब इस सिरे में धारा की दिशा मतलब कौन सी दिशा रहेगी, तो आपको बता कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या बताता है कि ये अंगुली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, ये अंगूठा चालक के घूमने की दिशा में, तो ये क्या बताएगी आपको, ये बताएगी आपको वीएमएफ की दिशा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, देखो ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, ये देखो यहाँ से चालक ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा चालक ऐसे, ठीक है ना। तो ये सिरा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। फिर यदि ऐसे उल्टा करते हैं कि ये सिरा ऐसे कर लेते हैं, देखो ऐसे, ये सिरा नीचे दबाओगे आप लोग, नीचे दबाएंगे, ये सिरा दबाएगा, ये ऊपर आएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे बात आपकी है। ये सिरा दबाएंगे ऐसे तो विद्युत वाहक बल बाहर आएगी ऐसे। तो आपकी मर्जी कैसे भी लगाओ, जैसे कि मान लें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार नहीं पढ़ा तो 2 वीडियो मैंने बना रखी, पीछे देख लेना। विद्युत वाहक बल की दिशा ये होगी, कब, मान लीजिए कि ये ऐसे घूम रहा है, गौर से देखना, मान लीजिए कि ऐसे घूम रहा है। अब देखो ऐसे का मतलब ये है, ये चालक है, इस चालक को ऐसे पकड़ो आप लोग, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया, देखो गौर से देखो। अब इसको घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे घूमेगा चालक, एंटी क्लॉकवाइज ये है, ये चालक ऐसे घूमेगा, ऐसे यू घूमेगा। तो यू घूमेगा मतलब कि चालक का फोर्स किधर है, इधर है। और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि चुंबकीय बल की रेखा इधर और ये इधर, देखो ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखा ये इधर ऐसे घूम रहा है, ये चालक ऐसे देखो, ये ऐसे घूम रहा है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहता है कि ये चुंबकीय फ्लक्स में और ये चालक के घूमने की दिशा में, ये देखो ये ऐसे चालक के घूमने की दिशा में, ऐसे में लगा लो इसको। तो फिर क्या, विद्युत वाहक बल की दिशा किधर रहेगी, तो मान लें कि विद्युत वाहक बल की दिशा ये है। तो फिर अब क्या होगा, यहाँ से ईएमएफ अंदर जाएगा, ये बाहर आएगी। यहाँ के आपको क्या लगाएंगे, 2 विभक्त बले लगाएंगे, 2 स्प्लिटिंग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो एक स्प्लिटिंग तो ये लगा दिया आप लोगों ने, ये टुकड़ा ले लिया, आपको बताया था, और दूसरा टुकड़ा लेंगे, ये ले लिया, दोनों टुकड़े ले लिए, यहाँ से ये उठा के यहाँ रख दिया। अब हो गए 2 भाग। अब देखो ये सिरा घूम के, ए बी भाग घूम के इधर आएगा तो ये घूम के इधर जाएगी, सी डी भाग घूम के इधर आएगा तो ये घूम के इधर आएगा। मतलब स्प्लिटिंग इस भागों के साथ साथ घूमती रहेगी। ये तो थी बात है कि अब देखा जाए कि यहाँ से 2 कार्बन ब्रुश लगा देते, देखो ये लगाए कार्बन ब्रुश। अब कार्बन ब्रुश तो स्थिर भाग होता है, ये स्थिर रहते हैं और ये घूमने वाला भाग होता है। अब गौर से देखना, आप लोगों को दिखाता हूं मैं क्या होता है। देखो मान लीजिए कि लगा दिया आप लोगों ने लोड RL
RL का लोड रेजिस्टेंस लगा दिया और विद्युत धारा की दिशा हो गई ये। मान लीजिए कि विद्युत धारा की दिशा ये है। अब आगे गौर से देखना, माना कि चालक 180 डिग्री घूमेगा, जो ये उठ के भागेगा तो ये सिरा उठ के इधर आएगा। अब 180 डिग्री घूमने के बाद ये सिरा उठ के इधर आएगा। अब आपसे कंडीशन पूछा जाए कि कंडीशन क्या होगी कि चालक में धारा की दिशा क्या रहेगी। चालक में धारा I की दिशा, गौर से देखना, I की दिशा क्या रहेगी। I की दिशा देखो, ये X मान लेते हैं, ये Y मान लेते हैं कि RL में धारा की दिशा, ये स्प्लिटिंग SP स्प्लिटिंग 1 और ये 2 मान लेते हैं, और ये चालक ABCD। चालक में देखो A से B की ओर, तो धारा A से B, B से C की ओर, धारा B से C की ओर, ये C, और C से धारा D की ओर, ये तो थी धारा चालक में। और अब पूछा जाए कि RL में धारा की दिशा, RL का मतलब कि रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, RL में धारा की दिशा, RL में धारा की ये है। अब RL में Y से अक्ष की ओर देखो, Y से अक्ष की ओर, क्यों धारा इधर आ रही है, Y से अक्ष की ओर, Y से अक्ष की ओर, ठीक है, ये धारा। तो ये क्या है, पोलरिटी देखो। अब स्प्लिटिंग की पोलरिटी देखो, स्प्लिटिंग की पोलरिटी कौन सी की, पहले एक की, तो S1 की पोलरिटी क्या रहेगी, देखो यहां ये सिरा इसके लंबवत है, देखो ये सिरा N के लंबवत है, तो इसमें प्लस पोलरिटी रहेगी। और ये सिरा CD देखो S, क्योंकि CD के संपर्क में स्प्लिटिंग 2 है, तो S2 स्प्लिटिंग 2 में माइनस पोलरिटी। ये तो थी आपकी इस एक डायग्राम से, ठीक है। अब दूसरे में देखो क्या होता है, देखो दूसरा चित्र दिखाता हूं आपको मैं कि क्या होता है। दूसरे में देखो ये होता है कि चालक 180 डिग्री घूमने के बाद, यहां से देखो चालक 180 डिग्री घूमने के बाद क्या कंडीशन रहेगी, देखो 180 डिग्री का मतलब ये है कि पहले चालक यहां घूमा, ऐसे तो ऐसे था, ये घूम गया, ये चालक 180 डिग्री घूमने के बाद ये हिस्सा उठ के इधर आएगा, ये हिस्सा उठ के इधर, एक चक्र पूरा जाएगा। अपने सिर्फ एक ही चक्र की, वन रोटेशन की बात करेंगे, किसकी, एक चक्र की बात करें, फिर तो आगे सारे चक्रों की बात धीरे धीरे करते जाएंगे कि घूमते जाएंगे। एक चक्र में क्या होता है, उस एक चक्र की बात कर रहे हैं, एक चक्र की बात करेंगे। आगे मान लें कि मशीन 500 चक्कर लगा रही है, तो 500 बार परिवर्तन हो जाएगा, तो एक चक्र की देख लेंगे, सारी सबकी परिवर्तन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि एक चक्र में क्या होता है। 180 डिग्री घूमेगा, देखो पहले तो 180 डिग्री आगे, 180 डिग्री घूमने के बाद CD भाग उठ के इधर आएगा, AB भाग उठ के इधर जाएगा। इसका मतलब कि स्प्लिटिंग 1 उठ के इधर चली जाएगी, 2 उठ के इधर आ जाएगी। ये अपने को ये देखना है। तो फिर परिपथ में धारा का मान क्या रहेगा, ये देखो, तो एक N पोल ये ले लिया और ये S पोल ले लिया, 2 पोल ले लिए चुंबक के, चाहे स्थायी पोल हो। अभी आपने यदि वाइंडिंग कर रखी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे, तो ये नहीं कि तो आपने पोल कौन सी लिए, कहने का मतलब कि पोल ले लिए चुंबकीय, यहाँ से चुंबकीय बलेखाएं यहाँ है, ऐसे हो, ये चुंबकीय बलेखाएं N से S की ओर जाएंगी, जिसमें चालक तार घूमेगा और फैराडे का नियम सिद्ध होगा, इसमें EMF उत्पन्न होगा। उस EMF की बात कर रहे हैं कि EMF की दिशा बाहर कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। ये देखो, ये एक लूप ले लिया, गौर से देखो, यहां वो स्प्लिटिंग लगाएंगे, देखो ये स्प्लिटिंग लगा दी, आप लगा दी, एक भाग पे एक स्प्लिटिंग, दूसरे भाग पे दूसरे पे, और ये लगा दिया आपका कार्बन ब्रूस, और ये आपका कर दिया सर्किट पूरा। ये लगा दिया लोड RL, और ये लगा दिया XY, कि RL के 2 सिरे कौन से हैं, XY, और ये स्प्लिटिंग 1 और ये स्प्लिटिंग 2, ठीक है। और ये कार्बन ब्रूस C1 और ये C2, 2 कार्बन ब्रूस, यहाँ भी C1 C2 था, यहाँ C1 और ये C2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कार्बन ब्रूस 1 पे कौन सी पोलरिटी है, फिलहाल देखो यहाँ पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है, S1 पॉजिटिव है, तो C1 पे पोलरिटी क्या है, देखो C1 पे पोलरिटी, C1 को कार्बन ब्रूस पोलरिटी नंबर 1 पे क्या है, पॉजिटिव, गौर से देखना। और C2 मतलब कार्बन 2 पे पोलरिटी क्या है, माइनस पोलरिटी की, यहाँ EMF का मान 0 है और यहाँ अधिकतम मान है। गौर से देखो, अब यहाँ देखो C1 पे, अब 180 डिग्री घूमने के बाद, 180 डिग्री घूमेगा तो क्या होगा, गौर से देखना, ये CD भाग उठ के इधर आ जाएगा, C और D, ठीक है, और A और B,
ये तो आएगी कंडीशन कि अब चालक ये था पहले 180 घूम गया ऐसे, तो ये सिरा उठ के इधर आकर ये सिरा उठ के आ गया। तो ये भी तो हो सकता है कि S2 देखो S2 उठ के इधर आ गई, तो अब क्या होगा, इस स्लिप रिंग का भी परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, देखो S2 ये स्लिप रिंग 2 यहां थी, अब उठ के इधर आ गई, और S1 ये उठ के इधर चली गई। अब बताओ गौर से कि N पोल के लंबवत कौन सा भाग है, CD भाग है। तो EMF का मान कौन से भाग में अधिक होगा, सबसे अधिकतम कौन सा होगा, CD में होगा। तो क्या EMF A और B भाग में EMF का मान 0 होगा। तो क्या धारा की दिशा बदल गई, नहीं, धारा की दिशा वही रहती है इसमें कि फ्लेमिंग के दाएं ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, और धारा आगे परिवर्तन बाहर गया, धारा का परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन S2 पहले माइनस की थी, देखो ये S2 माइनस में, अब क्या हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। धारा की दिशा कंडक्टर में वही रही, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, कि इस भाग में जो भी स्प्लिटिंग रहेगी वो EMF का मान 0 रहेगा, इसमें अधिकतम रहेगा। तो S2 का मतलब, अब इसमें आप पूछो इसमें डायरेक्शन में निष्कर्ष क्या निकला, देखो चालक में धारा की दिशा, चालक में धारा की दिशा क्या लिखेंगे, देखो चालक में धारा की दिशा की D से C, गौर से देखो, और C से B और C से B से A, ये तो धारा की दिशा होगी चालक में, परिवर्तन हो गया। अब उसके बाद देखो कि RL में धारा की दिशा, RL में देखो, RL में पहले भी धारा की दिशा देखो ऐसे थी, यहां से ये घूम के इधर आ गए ना, ऐसी थी धारा की दिशा, ये थी, ठीक है। अब RL में धारा I की दिशा, दिशा क्या रहेगी, देखो बस दिशा ये होगी, RL में पहले भी Y से X की ओर थी और अब भी Y से X की ओर है, पहले भी Y से X की ओर थी, ठीक है, धारा पहले भी Y से X की ओर थी, अब भी क्या है, Y से X की ओर ही धारा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि DOR वो ही है इसकी, देखो DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसका लिखना चाहिए DOR की फुल फॉर्म डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा, किसके, इसकी चालक के आर्मेचर घूमने की दिशा, DOR नहीं बदली अब तक। तो फिर ये देखो आगे जाके कि RL में जब धारा का मान, धारा की दिशा ये है, तो फिर स्प्लिट रिंग की बात करें, देखो स्प्लिट रिंग S1, स्प्लिट रिंग में S1 में पोलरिटी, स्प्लिट रिंग 1 की पोलरिटी क्या रहेगी, देखो पहले स्प्लिट रिंग 1 की पोलरिटी क्या थी, ये प्लस थी यहां से, अभी क्या होगी, माइनस होगी, ये होगी माइनस VE। और S2 की पोलरिटी पहले क्या थी, देखो पहले आप देखोगे तो पहले प्लस थी, अब होगी पॉजिटिव, मतलब कि स्प्लिट रिंग की पोलरिटी बदल चुकी है। अब स्प्लिट रिंग की पोलरिटी बदली है, लेकिन कार्बन ब्रूस पर तो वही पहले पॉजिटिव यहां पे ला, ठीक है ना। तो C1 पे क्या होना, देखो C1 पे प्लस, क्योंकि C1 पे पहले भी प्लस आया था यहाँ पे, क्योंकि ये S2 C1 के संपर्क में आ गई, ठीक है, तो पहले भी प्लस था और ये अभी प्लस, C2 के संपर्क में क्या आएगा, C2 में भी माइनस पोलरिटी। देखो बात अब क्यों आए, देखो S2, देखो गौर से देखना, आपको बताऊं कि C1 के संपर्क में S1 है, C1 के संपर्क में, देखो C1 कार्बन ब्रूस 1 के संपर्क में S1 है, तो पोलरिटी भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और C2 के संपर्क में S2 है, S2 का मतलब कि स्प्लिटिंग 2, तो भी पोलरिटी ये रहेगी। लेकिन अब यहां पे बदल गया कि C1 के संपर्क में क्या है, C1 के संपर्क में S2 आ गया, तो भी पोलरिटी पॉजिटिव ही आई है, ठीक है। और C2 के संपर्क में S1 आ गया, तो भी पोलरिटी माइनस आई है। इसका मतलब कि यह बाहरी परिपथ में धारा की दिशा बदली, नहीं बदली। क्या आउटपुट में धारा की दिशा बदली, नहीं बदली। तो क्या निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष यदि निकाला जाए, चलो अब आप इसका निष्कर्ष बता दो। निष्कर्ष क्या निकला कि स्प्लिट रिंग प्रयोग करने का निष्कर्ष क्या था, पिछले वीडियो में देखा कि स्प्लिट रिंग प्रयोग करने से क्या निष्कर्ष निकला आउटपुट का। अब देखते हैं स्प्लिट रिंग प्रयोग करने का आउटपुट का निष्कर्ष क्या निकला, वो निष्कर्ष लिख लेते हैं। देखो इसका यहां लिखो निष्कर्ष, रिजल्ट क्या निकला। ये रिजल्ट जो काफी बार परीक्षा में आता है, देखो आपको बताओ रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि स्प्लिट डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, ठीक है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में पैदा होने वाला ईएमएफ को स्प्लिटिंग भार डीसी के रूप में ही प्रदान करती है। अर्थात स्प्लिटिंग विभक्त वाले डीसी जनरेटर के आर्मेचर, ये आर्मेचर का एक लूप है, इस प्रकार का देखो एक लूप है,
एक लूप यदि कॉइल घुमा दे तो एक कॉइल बना दी, एक लूप के कई लूपों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक ही तार के कई लूप बनाकर तो कॉइल बन जाती है। इस प्रकार की काफी कॉइलें होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और फिर वो कॉइलें क्या लगाएंगे, वो स्प्लिट, यदि एक कॉइल एक लूप है तो स्प्लिटिंग लगाएंगे, और एक लूप से यदि अधिक कॉइलों की संख्या कर दी जाए तो कम्यूटेटर बना देंगे। अभी बताएंगे कम्यूटेटर क्या होता है, अभी तो ये इसका रिजल्ट लिख लो। तो रिजल्ट लिखेंगे स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग मतलब विभक्त वलय, विभक्त वलय डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ उत्पन्न होने वाला एसी ईएमएफ, उत्पन्न होने वाला एसी ईएमएफ को आउटपुट में डीसी के रूप में प्रदान करता है। यह इसका निष्कर्ष निकलता है। क्या निकला कि डीसी जनरेटर के स्प्लिट रिंग विभक्त वाले डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला एसी ईएमएफ को आउटपुट में डीसी के रूप में प्रदान करता है, आउटपुट बाहरी परिपथ को डीसी के रूप में प्रदान करता है। ये तो दोस्तों आप लोगों का निकल गया निष्कर्ष। अब बताओ कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को बाहर डीसी कैसे प्रदान करेंगे, डीसी कैसे प्राप्त करेंगे, तो स्प्लिटिंग का प्रयोग है। स्प्लिटिंग का काम क्या हुआ, आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलना। ये तो इसका निष्कर्ष निकलेगा कि आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में बदलने से मैंने आपको लिखा था, ये कौन सी युक्ति है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है, यांत्रिक रूप से उत्पन्न होने वाली एसी को डीसी के रूप में बदलना। ठीक है। अब क्या करते हैं, पावर का ट्रांसफर तो ये भी करती है, पावर का ट्रांसफर ये भी करती है, लेकिन उसकी प्रकृति चेंज करके ट्रांसफर करती है। अब पूछा यदि आपने बाहर इसको एसी दिया, ठीक है, बाहर यदि आप डीसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर में आप लोग डीसी दोगे तो आर्मेचर में कौन सी विद्युत देगी, ये एसी के रूप में देगी। इसका मतलब ये परिवर्तन करती है, सेम टू सेम ट्रांसफर ये नहीं करती है। लेकिन अब एक रिजल्ट और आगे निकल के कि ये स्प्लिटिंग डीसी कौन सी डीसी प्रदान करती है। ठीक है, तो एक निष्कर्ष बड़ा ये निकल गया था कि डीसी कौन सी प्रदान करती है। देखो ये डीसी प्रदान करती है पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। याद रखना बात, कौन सी डीसी मिलेगी आपको, स्प्लिटिंग के द्वारा प्राप्त डीसी हमेशा पल्सेटिंग डीसी होती है, पल्स वाली होती है। पल्सेटिंग डीसी कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं, इसका नमूना ये पल्सेटिंग डीसी का। ये डीसी मिलती है आपको, कौन सी, ये डीसी तो मिलेगी लेकिन प्लस की मात्रा में शुद्ध डीसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब कि स्प्लिटिंग से आपको शुद्ध डीसी प्रदान होने वाली नहीं होती है। तो स्प्लिटिंग से जो पल्सेटिंग डीसी मिलती है उसको शुद्ध कैसे करेंगे, तो एक मुद्दा ये निकल के आ गया कि स्प्लिटिंग से प्राप्त होने वाली डीसी को शुद्ध कैसे करेंगे। तो शुद्ध डीसी लिख लो, इसके बारे में आपको बताता हूं कि स्प्लिटिंग से प्राप्त होने वाली डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए आपको दो प्रयोग करने पड़ेंगे, दो काम करने पड़ेंगे। क्या, एक तो आर्मेचर में चालकों की संख्या बढ़ाना। देखो दो काम करने पड़ेंगे आपको, एक तो आर्मेचर में, एक नंबर तो काम करेगा आर्मेचर में चालकों की संख्या बढ़ाकर, एक तो पहला उपाय है। ये कौन सा है, पल्सेटिंग डीसी से शुद्ध डीसी बदलने के लिए, किसमें, स्प्लिटिंग के द्वारा। कम्यूटेटर की नहीं बता रहा हूं आपको, क्या सर आपको आपने कम्यूटेटर की बता दी, मैं सिर्फ ओनली स्प्लिटिंग की बता रहा हूं। दूसरा है पोलों की संख्या बढ़ाकर, पोल की संख्या, मशीन में पोलों की संख्या बढ़ाकर, मशीन में पोलों की संख्या बढ़ाकर भी आप क्या कर सकते हैं, इस एसी को पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदल सकते हैं। तो दोस्तों अब देखो क्वेश्चन कैसा छपता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कैसा छपता है, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में पूछता, देखो आप उसका उत्तर जरूर देना, कमेंट्स में जरूर इसका आंसर देना कि एक सिंगल लूप चालक को 1 रोटेशन पर घुमाया जाए। प्रश्न सुन लो गौर से, क्या क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि आप लोगों ने स्प्लिटिंग पढ़ी है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपका आंसर क्या होगा। और मैं आपको इसका आंसर पढ़ा चुका हूं इसी वीडियो में, तो उसका आंसर देखो, मैं उसका प्रश्न देखो क्या है कि एक सिंगल लूप चालक अर्थात एक लूप चालक को, मैंने कई लूप नहीं बताए, एक सिंगल लूप चालक को 1 रेगुलेशन पर, एक चक्कर पर घुमाया जाए। एक सिंगल लूप चालक को
वन रेगुलेशन पर घुमाया जाए तो किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा कैसी होगी और किस प्रकार की। ठीक है, तो प्रश्न दोबारा सुन लो। एक सिंगल लूप चालक को, अर्थात एक लूप वाले चालक को वन रेगुलेशन पर एक चक्कर पर घुमाया जाए, तो प्रश्न होगा कि एक सिंगल लूप चालक को वन रेगुलेशन पर घुमाया जाए तो उस चालक में किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। एक तो ये कौन सी विद्युत ऊर्जा प्राप्त है, कौन सी विद्युत प्राप्त होगी और किस प्रकार की होगी, ये बताना आपको। कौन सी विद्युत प्राप्त होगी और किस प्रकार की विद्युत प्राप्त होगी, बाहरी परिपथ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये आपको लगाना है जबकि आपने स्प्लिटरिंग का प्रयोग किया है, जबकि आपने उसमें स्प्लिटरिंग का प्रयोग किया है। बस यही क्वेश्चन आपको, इसका आंसर देना आपको। अब देखो छोटी सी बात और बच गई। स्प्लिटरिंग से कौन सी डीसी मिली आपको, पल्सेटिंग डीसी मिली। ठीक है, स्प्लिटरिंग से कौन सी डीसी मिली आपको, पल्सेटिंग डीसी मिली। तो पल्सेटिंग डीसी कहां मिलती है आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर में पल्सेटिंग डीसी मिलती है। याद रखना बात, हाफ वेव रेक्टिफायर में कौन सी डीसी मिलती है, पल्सेटिंग डीसी। ब्रिज रेक्टिफायर से पल्सेटिंग नहीं मिलती है, वहां शुद्ध डीसी की संभावना हो जाती है, फिल्टर पर नहीं लगाएंगे तो भी लगभग 70-80% शुद्ध मिल जाती है। लेकिन यहाँ आपको पल्सेटिंग मिली है, तो क्या कह सकते हैं इस स्प्लिटरिंग को, स्प्लिटरिंग को कह सकते हैं कि हाफ वेव मैकेनिकल रेक्टिफायर, हाफ वेव मैकेनिकल रेक्टिफायर, ये हो गया इसका नाम, हाफ वेव मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो दोस्तों एक बात है, देखो यदि ये तो एक लूप था, इस प्रकार के आर्मेचर पे कई लूपों की एक कॉइल होती है और इस प्रकार से कई कॉइलें होती हैं, तो स्प्लिटरिंग तो प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इस स्प्लिटरिंग को सीधा कर लेंगे। देखो एक कर लिया, दोनों स्प्लिटरिंग को सीधा करेंगे और एक धीरे धीरे स्प्लिटरिंग को सीधा करके और ऐसे गोल घेरे पे जमा के ऐसे उसको चिपका देंगे। तो सारी स्प्लिटरिंग, जैसे 20 कॉइलें प्रयोग की, 20 कॉइलों के लिए 20 स्प्लिटरिंग प्रयोग करेंगे। यदि एक लूप है तो 2 करेंगे, याद रखना बात, एक लूप है तो 2 करेंगे, लेकिन प्रत्येक कॉइल के लिए यदि कॉइलों की संख्या अधिक है तो प्रत्येक कॉइल के बराबर एक स्प्लिटरिंग प्रयोग करेंगे। इसका मतलब अब इसको एक स्प्लिटरिंग को सीधा करते इसका नाम सेगमेंट हो गया। ठीक है, इस प्रकार की कई सेगमेंट एक साथ इकट्ठे करके गोलाई में घेरे में बना लेंगे, बेलनाकार रूप बना लेंगे, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, वो हो गया कम्यूटेटर। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि आर्मेचर में चालकों की संख्या बढ़ाकर आपने चालकों की संख्या बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, कम्यूटेटर बनाया कि नहीं बनाया। तो आपने अब क्या कर लिया, आर्मेचर में चालकों की संख्या बढ़ाई तो हो गया इसमें ये हो गया आर्मेचर, पहले लूप एक था, अब आर्मेचर में चालकों की संख्या बढ़ी और यहां प्रयोग किया आप लोगों ने, क्या आ गया, कम्यूटेटर लगा दिया। तो कम्यूटेटर से आपने चालकों की संख्या बढ़ गई तो विद्युत कौन सी मिली आपको, शुद्ध डीसी मिली आपको। तो इसको कह सकते हैं कि एक ये बात हो रहा है निकल गई कि स्प्लिटरिंग के समूह को क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक स्प्लिटरिंग के समूह को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं, जिसको दिक् परिवर्तक के नाम से जाना जाता है। और कम्यूटेटर से क्या आपको मिलता है, आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली एसी को डीसी के रूप में शुद्ध डीसी मिलती है आपको। फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं कम्यूटेटर को, जो एक मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है, यांत्रिक दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा था, ये हाफ वेव यांत्रिक दिष्टकारी है, और ये जब इसका आपको इसको कम्यूटेटर बना देंगे तो क्या मिलेगा, फुल वेव यांत्रिक दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो था आपका स्प्लिटरिंग। दोस्तों अब भी आपको यदि कोई शंका है इस वीडियो में कि सर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर लिखना, और मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर देना कि किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा होगी और कौन सी मिलेगी आपको। ठीक है, ये तो दोस्तों आपको वीडियो। अब दोस्तों जब भी आप वीडियो देखो तो नोट्स, मैं बार बार कहता हूँ नोट्स जरूर बनाया करो, अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाओ। यदि वीडियो फास्ट चलता है तो धीरे धीरे रोक के नोट्स बनाओ, लेकिन जब तक नोट्स नहीं बनेंगे तब तक आपकी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाओ, और आपको यदि कोई समस्या आती है तो मेरे नंबर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे मोबाइल नंबर है वो आप उसको देखो कि व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर कमेंट्स बॉक्स में लिख दो किस समस्या। यदि आपको फेस टू फेस बात करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे मैंने, वहां से आप बात कर लिया करो कि सर ये समस्या है, इसका एक पर सोल्यूशन बताना, मैं आपको तुरंत ऑन द स्पॉट सोल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, तो ये तो थी आज की वीडियो, जो आपको मुझे आशा की समझ में आई होगी और आपको अच्छी तरह पसंद आया होगा। तो दोस्तों पसंद आया तो लाइक जरूर करो और शेयर करो, लाइक तो शुरू में कर दिया करो वीडियो चलाते ही, ताकि आप आगे इसमें डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।